बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पर। और इसके लिए आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को मैं पूरे डिटेल में और बिल्कुल तसल्ली और ध्यान के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी या किस्मत या नसीब कि कहाँ तक बात चलती है। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर जो वीडियो है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसकी एक वजह है जहाँ पे हमें एक चीज़ को सीखना है, जहाँ पे हमें असल में ना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। और वो कन्फ्यूजन सिर्फ इस वजह से रहती है कि हम आधा पढ़ाते हैं, या तो हम आधा पढ़ाते हैं या हमें ही आधा पता है। ये दो ही रीज़न है, या तो हमें भी, यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो या तो मुझे ही आधा पता है तभी मैं वो आधा पढ़ा रहा हूँ, और आधा मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ाया ही नहीं। तो जिसको पता चलेगा वो भी आधा जानेगा और आधा रह जाएगा, तो कन्फ्यूजन तो आएगी ही आएगी। दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। जितना पढ़ाया जाता है सबसे पहले इस वीडियो में तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, अगले पार्ट के अंदर मैं उस आधे को कंप्लीट करूंगा। तो आइए सबसे पहले कि इसको हम शुरू करते हैं और ये क्या है, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। क्या सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। तो वो बात कर रहा है इफ द टर्म्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, यानी ई एफ, आगे जितनी मर्जी आप टर्म्स बना लें। ये टर्म्स क्या है? ये जो हम रेशो में लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये वो वाले टर्म्स हैं। ये नंबर्स होंगे। यहाँ पे इसको हम वेरिएबल्स कह रहे हैं, मतलब ए की जगह कोई वैल्यू आ सकती है, बी की जगह, सी डी की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब वो कहते हैं कि इफ द टर्म्स ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर हम कहते हैं कि ये ए बी सी डी ई सो ऑन जो है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो उसकी फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो है कि ए बाय बी इक्वल होगा बी बाय सी के, और बी बाय जो सी है ये इक्वल होगा सी बाय डी के, एंड सो ऑन, मतलब सी बाय डी, डी बाय ए के इक्वल होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता चला जाएगा। ये है इसकी डेफिनेशन। तो बहुत आसान है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब अगर ए, अब हम चले दो को ले लेते हैं कि दो हमारे पास ये टर्म तीन है यहाँ पे ए बी सी। अगर हम तीन को लें ए बी सी, और मैं कहता हूँ कि ए बी सी जो है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मैं क्या कहूँगा, ए बाय बी जो है वो बी बाय सी के इक्वल है यहाँ तक। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ए सी आता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी का स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर होता है। यानी अगर ए बी सी जो है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी का स्क्वायर ए सी के बराबर होता है, हम ये भी कह सकते हैं। या हम इसको यहाँ तक रोक सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब जितनी ये आसान डेफिनेशन लग रही है शायद ये इतनी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर आधी बात पता चली और आधी बात अभी हमने छोड़ दी। वो क्या है वो हम एंड पे कंक्लूड करेंगे। इस चीज को समझने के लिए आपको मैं एक मिसाल देता हूं। फ्रूट होता है ना, मैंगो फ्रूट, उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि रत्नागिरी हो गया, बादामी, चौंसा, दुसेरी, लंगड़ा, नीलम, इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म की आम की इकसाम है, किस्में हैं। और कहा यह जाता है कि बड़े सगीर के अंदर 200 से ज़्यादा किस्में हैं आम की, 200 से ज़्यादा है। और हमें तो उसमें से चंद एक ही पता है। शायद अभी भी मैंने जो नाम लिए इनमें से भी शायद आपको कुछ तो सुने होंगे, जैसे कि बहुत मशहूर जो है उसमें दुसेरी, लंगड़ा, चौंसा, ये बहुत कॉमनली नोन किस्में हैं आम की। इसमें अब हम इसी मिसाल के ज़रिए से, इसकी मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि मैं आपको कहूँ कि एक चीज़, ये एक फ्रूट है, ये मैं कहूँ कि ये आम है लेकिन ये चौंसा नहीं। मैं आपको आम ही दिखाऊं और आपको कहूँ ये आम है लेकिन ये चौंसा नहीं है, तो ये बात सच हो सकती है। उसकी वजह ये है कि ये आम है लेकिन चौंसा नहीं है, मतलब अगर ये चौंसा नहीं है तो ये रत्नागिरी हो सकता है, बादामी हो सकता है, नीलम हो सकता है, दुसेरी हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है। तो ये पॉसिबल है कि आम है लेकिन वो दुसेरी नहीं है या चौंसा नहीं है, तो पॉसिबल है, ये बात सच हो सकती है। लेकिन सपोज करो मैं अगर आपको यूं कहूं कि ये एक लंगड़ा आम है लेकिन ये आम नहीं है, तो ये बात कहीं मानने में नहीं आती कि अगर ये, क्योंकि लंगड़ा आम एक किस्म है उसकी। अब मैं कह रहा हूं कि लंगड़ा आम है लेकिन ये आम नहीं है, तो ये बात समझ नहीं आती है, ना ये ऐसा है। और आम मतलब अलमदा वाला आम, एन वाला आम नहीं, मतलब फ्रूट ही है वो। अब आई डोंट नो कि ये इसको अब लंगड़ा क्यों कहते हैं, ये इसके पीछे क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इसको ऐसे एक अजीब सा नाम है लंगड़ा, तो क्यों कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक जोक सा बना हुआ है, वो मैं चले आपको शेयर कर देता हूँ। कि वो एक आदमी था, वो एक टोकरी जो है वो सर पे रख के जा रहा था, तो एक शख्स उसके पास आया, उसने कहा भैया क्या लेके जा रहे हो? उसने कहा आम है।
तो वो जो बंदा आया उसने पूछा कि क्या लंगड़ा है, उसने कहा लंगड़ा है तभी तो उठा रखा है। ये खैर उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर था कि ये लंगड़ा है तभी तो उठा रखा है। तो आई डोंट नो कि ये लंगड़ा क्यों कहते हैं, लेकिन इसी मिसाल से, जो आम की मैंने आपको मिसाल दी, इससे हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कह रहे हैं यहां पर कि यहां b है और यहां b होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू यहां पर है वो यहां, मतलब सपोज करें यहां 5 है तो यहां 5 होना चाहिए, और अगर यहां पे सपोज कर लो यहां 3 है तो यहां 3 होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब ये बात हमारी इस वीडियो के अंदर दोनों पार्ट से एक नतीजा हम एंड पे निकालेंगे, और वो ये होगा कि यहां 5 है, यहां 5 है, लेकिन फिर भी वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। यहां 5 है, यहां 5 है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब सवाल दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक में इक्वल है और वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, एक में इक्वल है लेकिन फिर भी वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आखिर माजरा क्या है, फर्क क्या है? इसी आम की मिसाल से हम आगे इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहां पर इस वीडियो के अंदर मैंने दो एग्जांपल ली हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें भी मैंने दो एग्जांपल लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिया है। दोनों पार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, और ये वाला टॉपिक कहीं कंफ्यूज आपको करेगा ही नहीं। आई थिंक सो। अब देखिए क्या बनता है। आइए मिसाल देते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है, वो कहता है इफ A/B इक्वल है 1/5 एंड B/C इक्वल है 5/25, नाउ फाइंड इफ दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। वो कहता है कि अगर AB रेशो ये है हो और BC रेशो ये हो तो आप चेक करें कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रिपीटेड आपके पास वेरिएबल है, रिपीटेड जो टर्म है वो B है। यहां पे B आ रहा है ना, यहां पे B आ रहा है, तो ये सेम होनी चाहिए। मतलब यहां पे देखें 5 है और यहां पे भी 5 है B की वैल्यू, तो इसका मतलब ये सेम है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। लेकिन ये सेम हो, बाज़ दफ़ा फिर भी ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, उसके पीछे रीजन क्या है, वो हम लास्ट कंक्लूड में देखेंगे। अब यहां पे हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर करना क्या है। अच्छा देखिए, हम इसको लिख लेंगे ऐसे ही, ABC जो रिपीटेड होता है उसको हम सेंटर में लिख लेते हैं। एक पिछला हमने टॉपिक बनाया था, एक वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको कंबाइन रेशो के बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखिएगा, उससे आपको कंबाइनिंग रेशो जरा डिटेल में समझ आ जाएगी। हालांकि उसी चीज को यहाँ पे भी किया गया है। अब देखिए जरा, ABC जो रिपीटेड है उसको हमने सेंटर में रख लिया और इसकी हम वैल्यूज ले लेंगे। यानी पहली जो रेशो है वो A की वैल्यू 1 है, B की 5 है तो ये लिख ली, और दूसरे की जो 5 और 25 है तो ये नीचे हमने 5 लिख लिया, 25 लिख लिया। अब देखिए अगर ये सेम हो तो हम डायरेक्टली इसको, इस 1 को यहाँ लिख देंगे, इस 5 को यहाँ लिख देंगे और इस 25 को यहाँ लिख देंगे, तो यही आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग रेशो करते हैं, जो कि ये वाला जो मैंने काम ये किया है, ये जरूरी नहीं है अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो, जरूरी नहीं है। लेकिन चले हम कर लेते हैं। कर क्यों लेते हैं, क्योंकि हम करते हैं। चलिए हम कर लेते हैं कि आखिर फर्क क्या पड़ता है। हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5, और ये वाला जो 5 है ये ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 25, और ये जो 5 है ये इस 25 से होगा तो 125 बन जाएगा। अब चलो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 5 पे जब डिवाइड करोगे ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 5 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, तो ये 1 5 25 वही बन गया, 1 5 25 वही बन गया। मीन्स के हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती अगर दरमियान वाली वैल्यू जो रिपीटेड वैल्यू है वो सेम हो तो। लेकिन हम कर भी लें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो ही चीज आ जाएगी। तो एक बात क्लियर होगी कि मतलब हम इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं रहती। एनी हाउ, अब ये हमारे पास रेशो आ गई कंबाइन। ये क्या हुआ है, ये कंबाइन रेशो है। कंबाइन कैसे करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कंबाइनिंग रेशो। या हम एक और भी करते हैं, जो यहाँ पे गैप है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, यानी 5 यहाँ पे, इसको हम इधर ले जाएंगे। ये वाला 5 है तो ये गैप है तो इसको 5 को इधर ले जाएंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा नीचे। तो उस तरह यानी कंबाइनिंग रेशो, जो कि 3 टर्म्स में भी क्या हमने की हुई है, 4 टर्म्स में भी की हुई है, वो पूरा वीडियो है कंबाइनिंग रेशो के ऊपर। यहाँ पे हम 3 टर्म्स ले रहे हैं, उसकी बेस पे कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास ये रेशोज आ गई ABC रेशो, और वो आ रहा है 1 5 और 25। अब हम इसको कहेंगे कि ये जो रेशो है, ये जो टर्म्स हैं, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब हम कैसे चेक करते हैं, क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि A/B B/C के बराबर होती है 3 टर्म्स हो तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, फॉर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वी नो दैट A/B जो है वो इक्वल होता है B/C के। चलें जी वैल्यू पुट कर दें। A की वैल्यू कितनी है 5, हमने A की जगह 5 पुट कर दी। B की वैल्यू कितनी है
5, तो एक की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, बी की वैल्यू 5 है तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दी, और यहाँ पे भी बी है, वो ये वाला जो 5 है ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इक्वल टू में ऐसे ही होता है ना कि ये एक्सट्रीम्स कहलाती हैं और ये मीन्स कहलाती हैं, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चेक करते हैं ना प्रोपोर्शन में बेसिक। अब हम इनको किया मल्टीप्लाई, 1 को 25 से किया तो 25 आ गया, 5 को 5 से किया तो 25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर आ रहा है ना, बराबर आ रहा है यहां पर। तो ये चीज वेरीफाई करेगी, अगर यहां पे ये इक्वल आते हैं, इनका प्रोडक्ट अगर इक्वल आ रहा है, तो तब हम कहेंगे कि ये जो आपके पास ये जो रेशियो लिखी हुई है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। खाली ये ऐसे इक्वल आ जाना इस चीज को क्वालिफाई नहीं करता। इसी चीज को हम समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसका हम क्या कंक्लूड करेंगे कि चूंकि ये इनका दोनों का ये इस तरीके से इक्वल आ गया है, तो हम कहेंगे कि सो वी कंक्लूड दैट टर्म्स 1, 5 एंड 25 आर इन द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और ये एग्जांपल वो थी जिसके अंदर ये बी ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था। अगर ये इक्वल ना होता तो हम इसको इक्वल करते। कैसे करते? कंबाइनिंग रेशियो के तहत। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल में यही किया हुआ है। अब आइए एग्जांपल नंबर 2 पे। उसने आपको सेम ऐसे दे रखा है। वो कहता है अगर ए बी जो है वो 3-5 रेशो हो, जबकि बी सी 6-10 की रेशो हो, तो कहता है नाउ फाइंड इफ दे आर इन द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। आप चेक करो कि क्या ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। आप चेक करो, ये है ए बी और ये है बी सी। इसमें ठीक है बी रिपीट हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू सेम नहीं है। ये 3-5 है, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 5 तो नहीं है। तो हम इसको देखते ही ये नहीं कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, अगर ये इक्वल ना हो, रिपीटेड वेरिएबल की अगर वैल्यू इक्वल ना हो, तो हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं रेशोज को। और रेशोज को कंबाइन करके फिर वही चेक करते हैं जो शुरू में किया था, ए बाय बी बराबर होना चाहिए बी बाय सी के। और अगर वो बराबर आया तो फिर वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, और अगर वो बराबर ना आया तो वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। चलिए, अब हम सबसे पहले तो चूंकि ये इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे हम। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लिया ए और बी सी, यानी रिपीटेड सेंटर में आ गया। अब ए बी क्या है 3-5 लिख दिया, और बी सी क्या है 6-10, तो ये 6-10 आ गया। अब कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 और 6 को किया तो 18 आ गया, और 5 को 6 से किया तो 30 आ गया, और 5 को 10 से किया तो 50 आ गया। अब हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं ना, एक ही नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। ना भी करो तब भी काम चलेगा, ठीक है। लेकिन चलिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड होते हैं कॉमनली 2 के ऊपर। तो 2 पे चूंकि डिवाइड हो रहा है, तो 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, 30 को 2 पे डिवाइड किया तो 15 आ गया, 50 को 2 पे डिवाइड किया तो 25 आ गया। तो ये बन गई 9, 15, 25। अब ये 9 और 15 3 पे होता है, लेकिन ये 3 पे नहीं होता। 15 और 25 5 पे होता है, लेकिन ये 5 पे नहीं होता। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। चलें ठीक है, अब ये टर्म्स बन गई हमारे पास। ए बी सी की रेशो आ गई 9, 15, 25। अब इसे चेक करना है कि ये जो रेशो आई है, ये जो टर्म्स आई हैं, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब आइए हम इसको चेक करते हैं कि है कि नहीं। फॉर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वी नो दैट ए रेशो बी जो होती है वो बी रेशो सी के इक्वल होती है, इक्वल होती है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसके का। ए की वैल्यू है 9 तो हमने 9 पुट कर दिया, बी की वैल्यू है 15 तो हमने 15 पुट कर दिया, इक्वल टू आ गया। इस बी की जगह वही वैल्यू आएगी 15 की, तो 15 आ गई, और सी की वैल्यू जो है वो 25 है, तो यहाँ पे 25 आ गया। तो यानी 9 रेशो 15 प्रोपोर्शनेट टू द 15 रेशो 25, ये इस तरीके से आ गया। अब इसको चेक कैसे करना है, ये इक्वल तो आ गया। अब इस इक्वल को देखते हुए हम क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि इक्वल है तो हम कह देते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। खाली यहां पे नहीं, एक स्टेप आगे भी है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चेक करें कि एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मीन्स के प्रोडक्ट की इक्वल आता है। अब 9 को 25 से करें तो 225 आता है, जबकि 15 को 15 से करें तो 225 आता है। दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है कि हम ये कंक्लूड करेंगे कि सो वी कंक्लूड दैट टर्म्स 9, 15 एंड 25 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। बात समझ लगी यहां पर। अच्छा, अब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में तो हो गए। अब हम अगला जो टॉपिक है, जो पार्ट 2 है, उसमें यही काम करेंगे हम। यानी एक में हमें ये इक्वल दिया हुआ है तब भी हम चेक करेंगे, लेकिन वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं होगा। और एक में अनइक्वल दिया होगा जैसे हमने, और हम ये करेंगे उसको इक्वल, यानी इस तरह करके उस बी की वैल्यू को हम सेम करेंगे, यानी कंबाइंड रेशो हम करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंबाइंड रेशो करते हैं, करेंगे, लेकिन फिर भी वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं होगा। अब ये माजरा क्या है, दूसरे ही लेक्चर के अंदर हम इसको इंशाल्लाह कंक्लूड कर रहे हैं। बस ये थी वीडियो। अगर आपको ये पार्ट जो है वो समझ आ गया है, क्लियर हो गया यहाँ तक,
मैं यहाँ तक भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ज़रूरत है अगले पार्ट की, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके ऊपर आ रही थी और मुझे लगा है कि इसके ऊपर मजीद एक पार्ट होना चाहिए, इसीलिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो बस ये थी जी मल्टीपीडिया की वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप करते डिसलाइक, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मजीद इसको इंप्रूव कैसे करें। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।